नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। ऑनलाइन सर्फिंग करनी हो या ट्रांजैक्शन, आजकल हम सभी इन कार्यों को चुटकियों में घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप की सहायता से पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन भी कराया जा सकता है? जी हां, खेल कुछ ऐसा भी चल रहा है। मामला गाजियाबाद का है, जहां धर्मांतरण मामला अब एनआईए के पास पहुंच गया है। जल्द ही एजेंसी जांच शुरू कर देगी। मामले में विदेशी लिंक की साजिश नजर आ रही है। एनआईए इन्हीं विदेशी लिंक की सच्चाई बाहर लेकर आएगी। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स ने धर्म बदलवाने की बात कबूल की है। हाल ही में गाजियाबाद पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसके लिंक विदेशों से मिले थे। ये लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप से हिंदू लड़कों को फंसाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाली एक नाबालिग के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जन्म जाने के बहाने 5 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। इसके बाद पुलिस ने सेक्टर 23 की जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बच्चे ने मुंबई के एक शख्स से ऑनलाइन गेम खरीदा था। वो शख्स इसके बाद से लगातार बच्चे के संपर्क में था और बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहा था। वो बताता था कि इस्लाम में कितनी अच्छाई है। देखिए, 30 मई को थाना कबीरनगर में बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट, थाना बुमरा, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूछताछ में हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफ़ी साल से यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहे हैं। इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। जी हाँ, तो ऑनलाइन सर्फिंग करनी हो या ट्रांजैक्शन, आजकल सभी अगर हम बात करें तो इंटरनेट का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं और उसमें तरह तरह की वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण करने के लिए इस कुछ ऐप्स बनाए गए हैं, जिनके जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष यादव जी साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पे। और सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी और जनता भी ये समझना चाहती है कि ऑनलाइन कैसे किसी का धर्मांतरण कराया जा सकता है, क्या ये संभव है, और यदि संभव है तो कैसे ये एक पूरा प्रोसेस है, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज आशीष जी। मैम जी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अगर हम ये कबीरनगर वाला जो इंसिडेंट है गाजियाबाद में जो हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र से धर्मांतरण करने की कोशिश की गई है, अगर हम ये स्पेसिफिक केस को देखेंगे तो यहाँ पे जो बच्चों की साइकी है उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश की है। बच्चे जो है ऑनलाइन गेमिंग में काफी ज्यादा आजकल इंडल्ज होते हैं। तो जब वो गेम खेल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है 15-17 साल का है, जो कि बच्चा 12th में था, जिसका ये साथ ही केस हुआ है, तो वो गेम खेल रहा है बट वो कंसिस्टेंटली अगर वहां जीत नहीं पा रहा है, डिफिकल्ट कर दिया है गेम को, तो फिर उसकी साइकी में आ जाता है कि मैं कैसे कम्पीट करके इस गेम को जीत सकूं। तो जो भी ये लोग थे, उन्होंने उसकी साइकी के साथ थोड़ा सा प्ले करा और उसको ये बताया कि अगर आप कुरान के जो भी वर्स है इसको आप पढ़ोगे, या जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए जिसमें बताया कि कैसे आप इस्लाम रिलीजन को अगर फॉलो करते हो तो आप इनविंसिबल हो जाओगे, या अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू, जैसी जो चीजें हैं, तो बच्चे के दिमाग में वो घर कर गई कि अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो हो सकता है कि मैं ये गेम जीत जाऊं। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसके साथ वीडियो शेयर किए,
और कई सारे ऐसे केसेस दिखा देते हैं पुराने, जिन लोगों ने कभी इस्लाम एक्सेप्ट किया हो, कि एक्सेप्ट करने के बाद उनकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, जिससे कि वो बच्चा मोटिवेट हो जाए, जो कि एक तरीका गलत है। बट उन्होंने इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट किया, और हो सकता है कि उसके बाद उन्होंने गेम को थोड़ा सा काउंटरफिट करके उसको जिता दिया होगा 2-3 बार। तो उसके लिए धीरे धीरे उसको समझ में आ गई कि हाँ, अगर मैं इस रिलीजन को फॉलो करूंगा तो जैसे आज मैं गेम जीतता हूँ, कल मैं लाइफ में और भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट ऑल द चिल्ड्रन आजकल। आशीष जी, देखिए मैं आपसे लेकिन ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस तरीके के वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन गेम हैं, और हम ये कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो ऐप है वो इस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए ऐप तो सारे नॉर्मली होते हैं, और ऐप में जब आप गेम खेलना शुरू करते हैं देन यू रियलाइज कि इसमें ऐसा कुछ है। नहीं मैम, देखिए ये ऐसे डिकोड कर पाना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये गेम का पार्ट नहीं है। जो अगर आप इस इंसिडेंट को देखेंगी तो हर गेम में आजकल ऑनलाइन चैटिंग की फैसिलिटी दे रखी है, जिससे कि खेल रहे हैं वो आपस में चैट कर सके। तो दिस इज नॉट अ मॉड्यूल ऑफ द गेम, ये गेम के मॉड्यूल्स के अंदर की कोई चीज नहीं है, आउटसाइड द गेम एक पार्ट है जिसमें कि चैटिंग कर सकते हो। उस चैटिंग के थ्रू बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों की सर्फिंग पे, वो कौन से गेम्स खेल रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं, जिन लोगों के साथ खेल रहे हैं, अगर वो अननोन प्लेयर्स हैं तो उनसे किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, वो उनको क्या बता रहे हैं, एक रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उनको। पेरेंट्स के एंड पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम में, जैसे कि अगर आप ये गेम को आप छोड़ भी दें तो जो हमारा सोशल मीडिया है, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली ऐसी रील्स मिल जाएंगी रिलीजियस, जो कि किसी ना किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो पेरेंट्स को सारी चीजों को देखना होगा कि बच्चा क्या देख रहा है और वो चीजें उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। तो एक पेरेंट्स की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गेम का पार्ट नहीं। तो आप इसपे मतलब अगर आप कोई साइबर क्राइम के तहत पे कोई कार्रवाई करने गेम पे जाएंगे तो वो डिफिकल्ट है। ये एक्चुअली लोगों का अपना मोडस ऑपरेंडी है, जो भी वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे वो गेम का ही पार्ट थे, और ऑल्सो प्लेइंग द सेम गेम। ठीक है आशीष जी, लेकिन देखिए ये, क्योंकि अब जैसे कि आपने बताया कि खुद ही ये कितना डिफिकल्ट है इसे क्रैक कर पाना, या फिर जो भी इसके प्रोसेस में होगा, लेकिन अब पेरेंट्स के लिए क्योंकि ये सरदर्द है। बच्चे देखिए ऑनलाइन गेम में आजकल मुझे लगता है सभी, आजकल इंडोर आउटडोर, हमारे जमाने में होता था कि इंडोर गेम्स है आउटडोर गेम्स है, लेकिन अभी इंडोर आउटडोर तो मुझे लगता है इतना लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं जितना लोग अब मोबाइल गेमिंग एंड ऑल इन सब में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सरदर्द है कि वो कैसे इस चीज को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे बच्चों को भी कि ये कितना ज्यादा खतरनाक उनके फ्यूचर के लिए हो सकता है। मैम इसमें एक रेगुलर कम्युनिकेशन की भी जरूरत है पेरेंटिंग की। अगर आप एंड पे बात करती हैं कि पेरेंट्स बच्चों से डेली थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करें कि अच्छा आज आपने ऑनलाइन जो गेम खेला है या आप जो वीडियो सर्च कर रहे थे क्या है, क्योंकि आप इस इंसिडेंट को छोड़ भी देंगे तो आजकल आप बच्चों को देखती हैं कि बच्चे बहुत ही जो गाने हैं वो जो बहुत अच्छे गाने नहीं है, बट बच्चे उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं या गाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होती। तो आपको डेली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। पेरेंट्स को डेली 1 घंटा 2 घंटा बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा, प्लस जो भी बच्चे की हिस्ट्री है, चाहे वो गेमिंग की हो, सर्फिंग की हो या सोशल मीडिया की, उसको डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको 1 वीक का टाइम, जैसे ये गेम है या कोई वीडियोज है, उन लोगों को 1 हफ्ते का टाइम बहुत है। अगर पेरेंट्स ने 1 हफ्ता ध्यान नहीं दिया तो बच्चों को मैनिपुलेट कर देंगे, क्योंकि जो बच्चों का, हम जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, माइंड बहुत ही वॉलेटाइल होता है। यहाँ पे उनको कन्विंस करना किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है कंपेरेटिवली। मतलब 12, 13 to 17 एंड 18 अगर आप उनको कुछ भी बताओगे तो वो जल्दी उसको रेडिली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन अभी उस फेज में है। तो ये मॉनिटरिंग एक एडेड है, पेरेंट्स के लिए हेडेक है, बट उनको ये करना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि आप अगर इसमें सोचो कि गवर्नमेंट की तरफ से या ट्राई की तरफ से कोई बैन लग जाए तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि गेम्स में ऐसा कुछ नहीं है, या वीडियोस में आप सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बैन नहीं लगा सकते। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशीष जी कि देखिए ना गेम्स में बैन लग सकता है ना सोशल मीडिया पर बैन लग सकता है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा क्या सर्च कर रहा है या क्या देख रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें आशीष जी, तो देखिए सोशल मीडिया पर भी जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके की भ्रामक बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार हम ये सुनते भी है कि प्रशासन ज्यादातर इन सब चीजों पे ध्यान देता है कि किसी तरीके की अराजकता ना फैलने पाए,
या किसी तरीके की कोई हेट्रेड चीजें जो है वो ना दिखाई पड़े, कोशिश की जाती है, इमिडिएटली बैन हो जाती हैं वो चीजें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि इतनी सारी चीजें जब वॉच की जाती है कि कोई हेट्रेड चीज ना हो या ऐसे एक्सप्लोर ना हो पाए, उसके बावजूद भी ये नजर आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये जरूर समझना चाहूंगी। अगर आप 2019 के बाद से देखेंगी, पोस्ट जो यूएस का लास्ट सिलेक्शन हुआ था 18 वाला और 16 वाला, उसके बाद से जितने भी सोशल मीडिया इन सब पे काफी केसेस चले थे कि आप लोग पॉलिटिकली या रिलीजियसली किसी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऐसे आपका कंटेंट है। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर ऑडिट की टीम बनाई है और वो टीम जो है वो इस चीजों को रेगुलरली मॉनिटर करके वहां से हटाने की कोशिश करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट इतना ज्यादा है कि उनके भी कैपेबिलिटी इसके बाहर है कि वो डेली बेसिस पे कितना मॉनिटर कर सकते हैं। उनका भी जैसे जो प्राइम जो फोकस होता है उसमें ये होता है कि जैसे अगर कोई ब्लड से रिलेटेड चीज किसी वीडियो में है, किसी फोटो में है या कोई रिलीजियस कंटेंट है, तो वो उसको तुरंत का तुरंत हटा देते हैं। बट अभी ये जो केस आपका जो आया है इसमें तो वो मॉनिटर वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि चैट्स मॉनिटर करना इज वेरी डिफिकल्ट। चैट्स तो मॉनिटर करते हैं बट दैट इज लाइक 1:1000 या 1:11000 की जो चैट्स हैं उसको मॉनिटर करते हैं। बट अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट उसमें आएगा तो वो उसको हटा देंगे, वो चैट को बंद कर देंगे। बट अगर जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, वो किस तरीके की चीजों पे इंडल्ज हो रहे हैं, गेम्स क्या खेल रहे हैं। वो गेम्स अगर खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो गेम्स की हम बात कर रहे हैं बहुत वायलेंट गेम्स भी है, इसमें बहुत सारा ब्लड है और बहुत ज्यादा वायलेंस है, गन्स इन्वॉल्व है। तो बच्चों को वैसे भी काफी ज्यादा वो गलत तरीके में, मतलब अगर आप धर्मांतरण की बात नहीं भी करें तो भी वो बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। हाँ, अभी पबजी कितना ज्यादा फेमस ऑनलाइन गेम था और उसने कितना बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया था अपनी चीजों से, ये सब हम जानते हैं कि पबजी ने बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक हाइप क्रिएट किया था। और एक और गेम आया था जिसमें आई थिंक ब्लू वेल नाम का शायद एक गेम था कि बच्चे सुसाइड वगैरह कर रहे थे, हाथ पे कट्स लगा रहे थे, वो उसमें टास्क कहते थे। जैसे कि अभी अगर आप इस गेम की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने बच्चों को ऐसे मोटिवेट किया। वैसे ही ब्लू वेल भी जो गेम था तो सिमिलरली बच्चों को ऐसे ही टास्क देता रहता था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा। आप ये एक तरीके से आप समझिए बच्चों को कूल बनाने के लिए, शो ऑफ के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अपना मोटिव जो उनका है, अपना जो उनका मोडस ऑपरेंडी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बच्चों का यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये सबसे अच्छी है ना कि अगर आपको किसी को कन्वर्ट करना है, एक बार कोई 22, 23 हो जाएगा तो वो लॉजिकली सोचेगा। बट जो बच्चा 12-13 साल से 17-18 तक का है वो इतना ज्यादा नहीं सोच पाएगा। उसको तो ये चाहिए कि मुझे सक्सेस कैसे मिल जाए, मैं गेम्स कैसे जीतूं, मैं पढ़ाई में कैसे एक्सेल करूं। ये हमको आपको लग रहा है कि वो गेम्स के लिए बच्चे ने कन्वर्ट करा है। हो सकता है कि उसको बहुत लार्जर पिक्चर दिखाई गई होगी कि नहीं आप पढ़ाई में भी एक्सेल करोगे, कल को आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपकी अच्छी शादी होगी। ये हमको नहीं पता ना कि बच्चे को किस किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। बिल्कुल। वापस आती हूँ मैं आशीष जी। प्रमिला मिश्रा जी, अधिवक्ता हाईकोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो इस तरीके के साइबर चीजें देखने को मिल रही है, लाइक ऑनलाइन गेम में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, गाजियाबाद का जो मामला जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है, इसके लिए कानून में क्या प्रक्रिया है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहले तो ये ऑनलाइन गेम अलग बात हुई और धर्मांतरण अलग बात हुई, दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता है। और हो सकता है ऐसा किया जा रहा हो। प्रमिला जी, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराना, तो वो साइबर सेल एक बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपको एफआईआर करानी होती है, ऑनलाइन ही हो जाती है। उसके लिए ना आपको नाम पता भी अपना नहीं बताना होता है, उसमें आप ऑनलाइन इसका एफआईआर करिए। उसके बाद में वो लोग साइबर सेल इतना ज्यादा सतर्क है कि वो सब तरह की बातें उसमें से ढूंढने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। और पहले उस पर कोई कानून नहीं था, पर अब कानून है जिसके तहत जो दोषी है उसको सजा भी मिलती है। रही बात धर्मांतरण की और इस टाइप की जो हरकतें हैं जो हो रही हैं समाज में, उसमें जो मेरा सुझाव है, माता पिता को भी बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, या घर में जो अन्य अभिभावक हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी जिसमें कि माता पिता अगर सर्विस पे जाते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स और होते थे, चाहे चाचा चाची दादा दादी, वो आपस में बच्चों को देखभाल करते थे। बच्चों को एकाकीपन नहीं महसूस होता था। आज की तारीख में बच्चे एकाकी हो गए हैं, मोबाइल दे दिया जाता है और तरह
के गेम वो सर्च करते रहते हैं उसमें, जिसके तहत इस तरह की हरकतें हो जाती है। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस तरह के काम करते हैं और उसकी वजह से ये सब सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो थोड़ा सा बीच में माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा, समय समय पर उनका बच्चा क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों को जो आज अकेलापन महसूस होगा, थोड़ा सा भी कहीं से हमदर्दी पाते हैं वो उधर की ओर उनका झुक जाता है। ये एक मानसिकता हो गई है। और हम आप भी यही कोशिश करते हैं, जब हम किसी तकलीफ में होते हैं तो जो थोड़ा सा भी सहानुभूति हमारे प्रति रखता है हम उसकी तरफ झुकाव रखने लगते हैं। फिर वो किस हद तक चला जाता है ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो वो स्थिति ना पैदा हो इसके लिए हमारे पेरेंट्स को भी और समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। और कुछ सामाजिक नियम है उनका भी हमें और हमारे बच्चों को डर दिखाना पड़ेगा, जो पहले हम लोगों में के बचपन में हुआ करता था कि अरे ये मेरे चाचा है, ये मेरे भैया है, ये देख लेंगे। हम लोग मोहल्ले के ही लोगों के प्रति इतना आदर सम्मान रखते थे, वो आज की तारीख में बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को इतनी ज्यादा सुविधाएं दे दी गई हैं और उनकी सुविधाओं को भरपूर पूरी करने की कोशिश करते माता पिता, जिसकी वजह से उनको समय नहीं दे पाते हैं। उस वजह से ये सामाजिक अपराध और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो लड़का ही करता हो या लड़की ही करती हो। धर्मांतरण का एक कारण और भी है, जो ये अंतरजातीय विवाह जो हो रहे हैं कि वो बरगला कर जाके शादी कर लेते हैं, उसके बाद धर्मांतरण करते हैं। तो एक ये बात सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें मेन कारण नहीं बताया जा रहा धर्मांतरण का। उस जगह हमारा जो कानून बना है उसके हिसाब से आपको किसी भी धर्म में, एक धर्म में परिवर्तन करना ही होगा, चाहे वो मुस्लिम बन जाए, चाहे हिंदू बन जाए, चाहे आप क्रिश्चियन बन जाए, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी एक को एक धर्म अपनाना पड़ेगा। उसके बाद भी वो शादी रजिस्टर्ड होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, खाली एक कारण यही नहीं है कि उसने हिंदू बना दिया या उसने मुसलमान बना दिया। उसका रजिस्टर करते समय आपको एक धर्म अपनाना ही होगा, जिसके लिए धर्म परिवर्तन करके एक धर्म के अनुसार ही आपको विवाह करना होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, वापस आते हैं प्रमला जी आपकी तरफ। रश्मि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो इस तरीके के धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी तक तो हम देखते थे कि जबरन धर्मांतरण में प्रेम प्रसंग ज्यादातर ऐसे देखने को मिलते थे, लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग एक तरीका ढूंढ लिया गया है धर्मांतरण करने का। सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। अनम्यूट कीजिएगा रश्मि जी। रश्मि जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं रश्मि सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के कई विभिन्न अंगों से जुड़ के काम करते हुए मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ कि ये बुद्धिजीवी जन जो सामाजिक रूप से आज किसी जाति पात धर्म को एक तरफ से हटाने की बात कहीं की जाती है, और उसमें इस तरह के बहुत बड़े धर्मांतरण और धर्म को लेके जो चर्चाएं छिड़ती हैं, उस पर विशेष रूप से बच्चों को, यूथ को इन चीजों को सुनाने की और उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो उनके घर हो, क्योंकि हम देखते हैं ये बच्चे इन विषयों से बहुत कटे हुए रहते हैं। आज का यूथ वो अपनी पढ़ाई कैरियर को लेके ज्यादा फोकस्ड रहता है, जो उसके जो उनकी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, जो उनके परिवार का कल्चर है, उससे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे हों। तो जो लोग इन विषयों पर बहुत स्थायी रूप से और बहुत ही प्लान्ड करके काम करते हैं, उन चीजों को ट्रैक कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो मुझे लगता है इसमें एक परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन और बहुत सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनको उस तरीके से इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। जो मैं खाली उनकी बात कर रही हूँ जो प्रॉपर इसी एजेंडे पे काम करते हैं और इसी तरफ बच्चों को ले जा रहे हैं। रश्मि जी, यहाँ पर हम पेरेंट्स की भी बात कर रहे थे कि उन्हें बहुत मॉनिटर करने की जरूरत है। खैर, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के एक मामले को लेकर, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक 17 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश कर उसे उसका धर्मांतरण किया गया है। और ये कैसे एक संभव हो सकता है, हम इसी पर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स कैसे इस ओर ध्यान दें, हम इस पर भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि सिंह जी, मेरा प्रश्न था कि देखिए, पेरेंट्स की भी एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अभी जैसे कि आशीष जी बता रहे थे कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा क्या फोन में देख रहा है, किस तरीके के गेम डाउनलोड किए गए हैं, किस तरीके के गेम में वो इंटरेक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया में भी किस तरीके की चीजें वो देख रहा है। ये एक कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। पेरेंटिंग अगर आपको अपनी बेहतर करनी है तो इस ओर ध्यान देना जरूरी है। इसे कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? रश्मि जी। रश्मि जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, थोड़ी सी नेट कनेक्टिविटी वीक है मेरे तरफ, इस वजह से मैं पूरा आपका सवाल सुन नहीं पाई हूँ। माफ करिए। हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं रश्मि जी। पेरेंटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। आशीष जी बता रहे थे कि बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, कितना सोशल मीडिया पर कितना वक्त दे रहा है, साथ ही साथ किस तरीके की कंटेंट वो वहां से देख रहा है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पर क्या राय है आपकी? क्योंकि आजकल पेरेंट्स के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि चीजें बढ़ती जा रही है। जी, टाइम टेबल एक मैनेज करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी, और उनका सेल्फ डिसिप्लिन इसमें बहुत मायने रखता है, क्योंकि बच्चों को शायद वो अपने ही अनुशासन तोड़ने के विषय में ही ज्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी देखा जाए तो आज के टाइम पे अपना मोस्टली समय सोशल मीडिया पे या फोन पे बिताते हैं, चाहे वो उनके काम से संबंधित हो या कोई भी नहीं हो। अगर फ्री टाइम भी है तो वो किसी अदर एंटरटेनमेंट को चूज करने की बजाय फोन पकड़ के बैठना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का सबसे बड़ा उदाहरण वो खुद पेश करें, पहले बच्चों के सामने खुद सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को करें, और फिर उस बच्चे के लिए भी टाइम टेबल एक सेट करें कि इतनी देर पढ़ाई के बाद आपको टीन एजर बच्चे हैं, उनको बहुत मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं वापस आती हूँ। आशीष जी, साइबर सेल की बात करी जाती है कि साइबर सेल जो है वो अपना काम कर रहा है, साइबर सेल काफी एक्टिव है, लेकिन साइबर सेल के अलावा अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है तो किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, उस पर एक रिएक्शन आपका। उसके बाद प्रमिला जी आपके पास आते हो। मैम, सबसे पहला रिएक्शन ये होना चाहिए कि आपको इसकी साइबर कंप्लेंट तुरंत के तुरंत कर देनी चाहिए, जैसे ही आपको पता चले कि आपका बच्चा या कोई भी इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है। क्योंकि आप जैसे उसको करते हैं तो जो भी आपका नेटवर्क वगैरह है उससे उस चीज़ों को ट्रेस करने में साइबर सेल को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक बार द कल्प्रिट गेट्स टू नो कि हाँ नहीं उनको ट्रैक किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा अपना आईपी एड्रेस वगैरह सब वॉश आउट कर देंगे, फिर उनको ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे ही आपको पता चले, बच्चों को आप बाद में समझाइएगा या कुछ करिएगा, सबसे पहले आप उसकी कंप्लेंट करिए जाके साइबर सेल में, जिससे कि वो एक तुरंत के तुरंत एक्शन ले ले और जो कल्प्रिट्स है वो पकड़े जाए। क्योंकि एक बार कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे इन चीजों को बढ़ाने में। उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी, उनके दिमाग में भी एक डर आएगा कि उनको ट्रेस किया जा सकता है। ट्रेसेबल सारे लोग हैं, बट जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। तो जैसे ही पेरेंट्स को पता चले कि कोई बच्चा उनका इस तरीके की किसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहा है, वो तुरंत के तुरंत उसकी रिपोर्टिंग करें प्राइम ऑफिस। प्रमिला जी, धर्मांतरण के जो ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं, ऐसे में क्या प्रावधान है, किस तरीके से काम करना चाहिए पेरेंट्स को भी अगर वो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं? तो आपका इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी मैं। धर्मांतरण के लिए अगर पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है और उनके बच्चे बालिग नहीं है, ऐसा कुछ है, तो तुरंत उनको जाके एफआईआर करनी चाहिए और उसके बाद में कोर्ट में रिट डाल के उसके रिलीफ मिल जाती है। और तुरंत पहले तो स्टे कर देते हैं आजकल, और उसके बाद उसकी पूरी कार्रवाई की छानबीन होती है। उसके बाद जो दोषी है उसको प्रॉपर सजा मिलती ही मिलती है। उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि झूठे केस आते हैं तो उसमें आपको भी दंडित करने जाने का प्रावधान किया गया है।
ठीक है। रश्मि जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि आप मानते हैं इस बात को कि आज के टाइम पे पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है अपने बच्चों के प्रति वो काफी कम हो गया है और ये जागरूकता होना बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इतने बिजी होते हैं कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बैठकर ये सब चीजें देख पाए। बाहर नहीं जा रहा उनका बच्चा, उनको लगता है ठीक है मेरा बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, मोबाइल दे दिया, या फिर खुद पेरेंट्स चूंकि बाहर है तो उन्होंने मोबाइल दे दिया कि ठीक है हम कनेक्ट रहेंगे। अब वो घर में बैठकर क्या कुछ कर रहा है उस पर निगरानी रख पाना हर पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक जागरूकता होनी भी बहुत जरूरी है पेरेंट्स में? रश्मि जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है रश्मि जी, शायद रश्मि जी का कुछ नेट इशू है। आशीष जी, एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए मैं इस चीज को कहूंगी जागरूकता तो पेरेंट्स साइबर जो हमारा सेल है और उससे और या हेलो जी जी रश्मि जी कंटिन्यू करिए। हेलो जी जी कंटिन्यू हाँ जी, करिए। मैं यही कह रही हूँ कि मैं इसमें जरूर फोकस करना चाहूंगी जो हमारी साइबर सेल है या जो हमारे प्रोग्रामिंग से कुछ गवर्नमेंट को ऐसा चीजें करनी चाहिए कि वो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स लाए, कुछ एप्स लाए जिससे हम पेरेंट्स इसको मॉनिटर कर पाए या उसकी पूरी हिस्ट्री हम कहीं चेक कर पाए। अदर इसके अलावा एक डिवाइस शायद मेरी नोन में है, कोई है या नहीं मुझे नहीं पता, जिसको लगाकर हम कुछ ठीक है रश्मि जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन गेमिंग में हो रहे धर्मांतरण के जो केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि काफी चिंता का विषय बने हुए हैं। इसमें पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि उनका बच्चा फोन में क्या देख रहा है, किस तरीके के वीडियोज देख रहा है, किस तरीके का कंटेंट देख रहा है। साथ ही साथ साइबर सेल को जाकर तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए ताकि वो उस चीजों को मॉनिटर कर सके। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।